नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त संबत तिवारी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज है 30 अप्रैल दोस्तों। इससे पहले हमने अपना नॉलेज स्काई का एक टेस्ट लॉन्च किया था 28 अप्रैल को, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट था। इसमें आप सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत सारे बच्चों ने ऐप को सब्सक्राइब किया। बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन भी करी, बहुत बढ़िया परफॉर्म भी दिया उसमें। इसका रिज़ल्ट हम 1 मई को डिक्लेयर करने वाले हैं। 1 मई तक हम इसके जितने भी बच्चे अटेम्प्ट कर देंगे आज रात तक, 1 मई को मैं टॉप 3 स्टूडेंट का जो है मैं एक रिज़ल्ट डिक्लेयर करूँगा, ठीक है? और उसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जिन बच्चों ने टेस्ट को अटेम्प्ट करा है वो इस टेस्ट को कितना और कहाँ तक रेट करते हैं। इस टेस्ट को आप कितना और कहाँ तक जो है वो रेट करते हैं, ये हम इस चीज़ को आगे डिस्कस भी करने वाले हैं बहुत डिटेल तरीके से। तो परेशान किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना है, ठीक है? और सभी को जो है बढ़िया तरीके से अब तक जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो इस क्लास के बाद जाकर अटेम्प्ट भी कर देंगे। अब आपको बताएं कि हमारी एक प्रैक्टिस सेशन क्लासेस भी चल रही हैं और आज प्रैक्टिस सेशन क्लास 8 है, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। पहली क्लास में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा को समझा। और देखो, मैंने आपको बताया कि इस पूरी की पूरी सीरीज़ में मैं बहुत सिस्टमैटिकली आपको पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि जो भी टॉपिक हम करेंगे ना, उसे टॉपिक बाय टॉपिक उठाएंगे। जो भी सब्जेक्ट हम करेंगे उसे टॉपिक बाय टॉपिक उठाएंगे। लेट्स से जब हमने रीजनिंग को शुरू करा था तो मैंने साइलॉगिज्म की 2 क्लासेस दे के उसे बढ़िया तरीके से ख़त्म कराया। इसके बाद हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन शुरू करा तो उसमें मैंने आपको अप्रोचेस कंप्लीट कराए हैं, ठीक है? आज की क्लास में उसके बाद हमने पॉलिटी शुरू करी, तो पॉलिटी की पहली क्लास आपकी संविधान सभा की थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी। आज इंडियन पॉलिटी का दूसरा प्रैक्टिस सेशन और आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों पर हम अपने क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब इस सीरीज़ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप इस सीरीज़ को कर रहे होंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस टॉपिक में किस डेप्थ तक क्वेश्चन आ सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन कितनी है उस टॉपिक में और आपको कितने आगे जाना है उस टॉपिक में, ठीक है? तो इन क्लासेस से आपको एक ओवरव्यू मिलने वाला है और इन क्लासेस को यदि आप सीरियसली लेते हैं तो इन क्लासेस के बेस पर आप अपना रोड मैप भी तैयार कर पाएंगे दोस्तों। जी हाँ, आप अपना एक रोड मैप भी तैयार कर पाएंगे। तो ये क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं आप सभी के लिए और मैं सभी लोगों से बोलूँगा कि बहुत सीरियसली इन क्लासेस को लेकर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले बता दूं कि नॉलेज स्काई पर हमने यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ के लिए कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो कोर्स रन कर रहे हैं, जिसमें आपको ये क्लासेस मिल रही हैं। इसमें मैंने 38 क्लासेस इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटीज़ की करा दी हैं। 30 क्लासेस हैं जिसमें मैंने सभी बच्चों के लिए अकाउंटिंग को कंप्लीट करा दिया है। 5 क्लासेस में ऑडिट को कंप्लीट करा दिया है और इन्हीं सब्जेक्ट को हिंदी मीडियम में भी कंप्लीट करा चुका हूं मैं। तो यदि अभी तक आपने इन चीज़ों को एक्सेस नहीं करा है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी एक्सेस करो। 12 थ्योरी मॉड्यूल्स, एमसीक्यू पीडीएफ, वन लाइनर, फुल लेंथ टेस्ट और लाइव क्विज़ के लिए हमने एक पीडीएफ कोर्स रन कर रहे हैं, जिसकी प्राइस मैंने सिर्फ 399 ली है। आप इन्हें इंडिविजुअल भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इतनी सारी चीज़ों को नॉलेज स्काई पर इंडिविजुअल तरीके से परचेज़ करेंगे तो ये आपको अराउंड 2000 रुपये की पड़ सकती हैं। लेकिन यदि आप इस पैकेज के माध्यम से परचेज़ करेंगे तो मात्र 399 रुपये में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये हमारा फुल लेंथ टेस्ट था, जो कि 28 अप्रैल को मेरे बर्थडे के दिन मैंने आप सभी को एज ए गिफ्ट दिया था। उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करेंगे। इसके अलावा हमारी मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप लोग परचेज़ करें। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। मैं बता दूँ, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ाऊँगा। क्लासेस का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, टफ होता जाएगा, हर एक एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Consider the following statement. The fundamental rights and the directive principles together have been described as the concepts of Constitution by Grenville Austin. DPSP are in the nature of directive to all government of the country, central, state as well as local. और तीसरा स्टेटमेंट है, Supreme Court has held the fundamental rights and DPSP are distinct schemes and DPSP can override fundamental duties. Select the correct answer using the code given below.
ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर पहले आपने जो क्वेश्चन कराया वो ईजी है। मैंने बोला था कि भाई धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता ही जाना है। मैं पहली ही क्लासेस में या किसी भी सब्जेक्ट के पहले ही टेस्ट में आपको सारे टफ क्वेश्चन नहीं दे सकता। चलिए हिंदी में एक क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रैनविले ऑस्टिन द्वारा मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक साथ संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। और क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट दूसरा है, डीपीएसपी देश के सभी सरकारों जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जो स्थानीय सरकारें हैं के लिए निर्देशों की प्रति के रूप में कार्य करती है। तीसरा स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी अलग अलग योजनाएं हैं और डीपीएसपी मौलिक कर्तव्यों को ओवरराइड कर सकती हैं। अब इन तीन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब मेरी बात मानिए, यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है ना तो इस क्वेश्चन में आप लोग गड़बड़ कर जाएंगे, फंबल कर जाएंगे, ठीक है। और अब जो अच्छे से पढ़े लिखे बच्चे वो समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के हैं और इसी तरह के बढ़िया आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। यहाँ पर हम बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बोलता है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 इज़ ओनली करेक्ट, यानी कि जो फंडामेंटल राइट हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये संविधान की अंतरात्मा बोला है ग्रेवेंडेल ने, बिल्कुल सही है। और दूसरा है डीपीएसपी जो हैं ये डायरेक्टिव्स का काम करते हैं बाकी की सारी गवर्नमेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये सारी गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टिव्स का काम करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड राइट्स सिक्योर्ड बाय अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन हिंदी में है कि भाई संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा सुरक्षित मौलिक अधिकारों और अधिकारों के बीच निम्नलिखित में जो है वो क्या अंतर है। ऑप्शन तो आपके जो स्टेटमेंट है वो है, फंडामेंटल राइट्स आर इम्यून फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इफ द राइट फॉलो फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एन एग्रीवेट पर्सन may have his relief by ordinary suits only। हिंदी में ये बोलना चाह रहा है कि मौलिक अधिकार संवैधानिक संशोधन से अछूते हैं। स्टेटमेंट 2 है कि यदि अधिकार संविधान के अन्य महत्वपूर्ण हैं अन्य प्रावधानों से मिले हैं तो पीड़ित व्यक्ति केवल साधारण मुकदमे में राहत मिल सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करा गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है कि बस ये पहला जो है वो स्टेटमेंट सही है। क्या ये सही है? देखो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है कि भाई मौलिक अधिकार संवैधानिक संशोधन से अछूते हैं। देखो संवैधानिक संशोधन से अछूते हैं, अब कई लोग ये बोलेंगे सर मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन तो हुआ है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, जैसे ही आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हो ना तो दिमाग में तुरंत आता है कि हमारे एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों को डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यानी कि संविधान के मूल ढांचे के तहत अवर्णित कर दिया गया कि भाई इसमें मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। उसके तहत ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन पर ज़रा सोच विचार करेंगे तो आप इसके सही आंसर को पहुंच पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइव चैट में सभी बच्चों को दमदार तरीके से बताना है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी 7। अब ये बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है कि सर ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 7 लगाना है या 6 लगाना है। ध्यान से समझो, संविधान ने मूल रूप से हमें 7 मौलिक अधिकार दिए थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार जो कि किसका था? संपत्ति का अधिकार था, उसे हटाकर अब विधि का अधिकार कर दिया गया है आपका। अब आपका एक लीगल राइट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में एक क्लैरिटी मैं आपको दे देता हूँ। इस क्वेश्चन में सामान्यतः ये पूछा, मैंने जानबूझकर उस टर्म को यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं इसे इतना क्लियर नहीं रखना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, समझ में आए कि कन्फ्यूज़न कैसे बनता है, ठीक है। बहरहाल यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि सर ये 7 आंसर वाला क्वेश्चन या 6 आंसर वाला क्वेश्चन है। देखो यदि हम बात करें, क्वेश्चन सिंपल आता है कि भारतीय संविधान ने आपको कितने मौलिक अधिकार दिए थे या मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे, तो इसका आंसर 7 होगा। बट यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं,
आज के समय मौलिक अधिकारों की हम बात करें तो हमारे पास 6 ही हैं। क्लियर है? तो मूल रूप से या पूछा जाता है आपसे तो मूल रूप से 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसकी वजह से या जिस संविधान संशोधन में मौलिक जो अधिकार है आपका, जो कि पहले संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया था। किस संविधान संशोधन में ये किया गया था, फटाफट से सभी को बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैज़ बीन गिवन? आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 35। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया था? अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 31 में, 32 में या फिर 35 में? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ये है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 17? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस? मतलब एक ही दंड के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 या फिर आर्टिकल नंबर 17? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्टिकल नंबर 20। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। ठीक है, यदि यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि नॉलेज स्काई की ऑफिशियल ऐप पर हमने एक फुल लेंथ टेस्ट डाला हुआ है। सभी बच्चों से मैं बोलूँगा कि उस फुल लेंथ टेस्ट को आपको अटैम्प्ट ज़रूर करना है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि भाई आपको कितना पढ़ना है, कितने आगे जाना है, वो कौन से एरियाज़ है जहाँ पर आप वीक हैं, वो कौन से एरियाज़ है जहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग अभी भी हैं। तो अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24? अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि यही क्वेश्चन 2023 के यूपीएससी ईपीएफओ में भी आया था। ठीक है, यही क्वेश्चन आया था। क्लियर, बाल अधिकार संरक्षण से ही ये क्वेश्चन आया था, है ना? विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24? अब देखो, यदि आपने ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है तो 17 और 19 में तो आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं। 17 में आपको अनटचेबिलिटी है ना आ जाता है समानता के अधिकार के तहत, 19 में हमारे स्वतंत्रता के अधिकार शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी के बीच में 18 है जो कि उपाधियों को समाप्ति की बात करता है। 23 और 24 में आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें से कौन सा माइनॉरिटी वाला है और कौन सा आपका यहाँ पर माइनॉरिटी बोल रहा हूँ, कौन सा आपका माइनॉरिटी से है, कौन सा आपका बाल से है या कौन सा अपना बलात्श्रम से है। ठीक है, इनमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 24 है। कौन सा ऑप्शन नंबर 24? आर्टिकल 24 में, अनुच्छेद 24 में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चों की स्क्रीन पर ये रहा, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21 या फिर आर्टिकल नंबर 22? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस? अब आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 या 22? अब देखो, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि आर्टिकल नंबर, ऐसा कोई भी संविधान का संशोधन या ऐसा कोई भी संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है जो सीधे तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता हो आपसे।
ठीक है, ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जो सीधे तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता की आपसे बात करता हो। ठीक है, हम सभी को पता है ये। लेकिन आर्टिकल नंबर 19 से आपके स्वतंत्रता के अधिकार शुरू होते हैं, और यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 19 में ही आपको 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, उसमें से एक स्वतंत्रता है आपकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही इनडायरेक्टली आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। क्यों? क्योंकि प्रेस में आप अपना भाषण भी दे रहे हैं, अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, किसी के बारे में लिख भी रहे हैं। मतलब आप अपने बोलने की स्वतंत्रता, आप अपने लिखने की स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। बहुत सारे बच्चों की ये चीज़ पता होगी, जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में फ्रीडम ऑफ प्रेस या प्रेस की स्वतंत्रता सीधे तौर पर नहीं कही गई है। ये आर्टिकल नंबर 19 के तहत इनडायरेक्टली गिवन है। तो आर्टिकल 19 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, इसका निर्विवाद रूप से सही होने वाला है। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है? यदि क्लियर है तो एक बार मुझे लाइव चैट के थ्रू बताओ। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं यहीं पर बताना चाहूँगा कि देखो, हम सभी ने पढ़ा है कि जब इमरजेंसी लगती है, भारत में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो या आपातकाल की जब घोषणा होती है, उस स्थिति में सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स, सभी के सभी जो अधिकार हैं, आपके मौलिक अधिकार हैं, उनका वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा अधिकार है जो आपातकाल की स्थिति में भी बना रहता है, विलोपित नहीं होता है ना, हटता नहीं है। वो कौन सा अनुच्छेद है या वो कौन सा आपका मौलिक अधिकार है? 19 है, 20 है, 21 या 22 है, 19, 20, 21 या 22? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी के सभी बच्चे यहीं के यहीं मुझे करेंगे। ठीक है, जब आपातकाल लगता है, इमरजेंसी के टाइम, ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो हटता नहीं है, जो आपके पास रहता है, बाकी सारे चले जाते हैं आपके हाथ से? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 21, जिसे हम बोलते हैं राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। ये आपसे आपातकाल की स्थिति में भी, इमरजेंसी की कंडीशन में भी जो है वो नहीं छीना जा सकता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि क्वेश्चन बाइलिंगुअल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई भी समस्या जो है वो नहीं हो रही होगी। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ है कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर ऑलरेडी लाइव चैट में कर दिया होगा। 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 45वें संविधान संशोधन या फिर 52वें संविधान संशोधन? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एबॉलिश्ड द फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी? इसमें से किस अधिकार के तहत फंडामेंटल जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर आपका एक लीगल राइट बना दिया गया था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 44वें संविधान संशोधन से आपके इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर आपका लीगल राइट बना दिया गया था। अब यहाँ पर एक और रैपिड फायर क्वेश्चन में देना चाहता हूँ कि देखो, अब इसे क्या किया गया था, 44वें, इसे क्या किया गया था, आपके फंडामेंटल राइट से तो हटा दिया गया था। अब जब इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था तो अब इसे किस आर्टिकल में रखा गया है? तो राइट टू प्रॉपर्टी आपका एक लीगल राइट है, और लीगल राइट के तहत ये कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में आपको मिलता है? फटाफट से मुझे बताओ, जल्दी से। तब तक बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार? Which of the following is not a fundamental right according to the Indian Constitution? Right to education, right to information, right to speech या फिर right to life? अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कहने को ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन अब आप लोग बोलेंगे सर ये आसान सा क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई लोग इसमें फंबल कर जाएंगे, अभी के अभी कई लोग इसमें फंबल कर जाएंगे, और ऐसा क्वेश्चन आएगा ही। ये जो बहुत बड़ा हुआ बना के रखा है कि सर टफ क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करेंगी, ये बात मान के चलिए। तो हर तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, बिल्कुल राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें संविधान ने तो दिया है, लेकिन ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है,
फंडामेंटल राइट नहीं है। कल को कोई यदि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत डिनाई करता है तो हम कोर्ट में जाकर खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किसी रिट की आवश्यकता होती है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृष्ठा या प्रेषण? विच ऑफ द फॉलोइंग विच रिट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रिजनर बिफोर द कोर्ट? ठीक है, मैंडेट, हैबियस कॉर्पस, राइट्स इंक्वायरी या फिर ट्रिगर? कौन सा जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण कर देना बंदी का, यानी कि उसे कोर्ट के सामने ले जाना, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। चलिए 5 तरह की रिट्स दी गई हैं, उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21 या फिर आर्टिकल नंबर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अ पर्सन टू ट्रैवल अब्रॉड? आर्टिकल 14, 19, 21 या फिर नन ऑफ दीज? कौन सा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, राइट टू लाइफ। देखो राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारे अधिकार हैं आपको, जीने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, शुद्ध हवा की स्वतंत्रता, शुद्ध पानी की स्वतंत्रता, सफाई की स्वतंत्रता, सफाई के जीने का अधिकार, ये सारी बहुत सारे उसमें ढेरों अपने। देखो आर्टिकल नंबर 21 इसीलिए इम्पॉर्टेंट बोला जाता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो आपको मिल जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, ठीक है। तो विदेश जाना या फिर ट्रैवलिंग अब्रॉड इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी पद से बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज इशूड टू प्रोटेक्ट अ गवर्नमेंट ऑफिस फ्रॉम एन इलीगल पर्सन? उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार प्रस्ताव, ट्रिगर, मैंडेट या फिर राइट इंक्वायरी? ठीक है, देखो इसमें ऑप्शन जो है वो इंग्लिश में थोड़े से गलत आ गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसे बोला जाता है क्यू वारंटो, अधिकार प्रस्ताव, यानी कि क्यू वारंटो मतलब किस अधिकार से आप इस सीट पर बैठे हैं, ठीक है। कई बार होता है ना कि कोई गलत व्यक्ति लीगल तरीके से रिश्वत दे के, घूस करके, करप्शन करके उस सीट पर बैठ जाता और आपका पद था, आपको मिलना चाहिए था, लेकिन वो किसी और को मिल गया, तो आप क्यू वारंटो जारी कर सकते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, हेल्पफुल लग रही होगी। यदि आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने आइडियाज़, अपने रिव्यूज़, अपने व्यूज़ ज़रूर दें। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।